हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 12 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मोहन चरण मांझी से पहले कौन थे ओडिशा के मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं और चंपई सोरेन ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी हाल ही में ओडिशा में विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, लोकसभा चुनाव 2024 के साथ। तो उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं और अब बीजेपी के मोहन चरण मांझी को ओडिशा का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा ओडिशा में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। पहला नाम है कनक वर्धन सिंहदेव और दूसरा नाम है प्रभाती परिदाका। तो ये 2 लोग डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। मोहन चरण मांझी की बात करें तो यह ओडिशा की क्योंझर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले वह 2000 और सन 2009 में भी क्योंझर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अच्छा, बात करें अगर हम नवीन पटनायक की, तो नवीन पटनायक ओडिशा के इतिहास के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। लगभग 24 साल तक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं नवीन पटनायक। तो ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 78 सीटें, बीजेडी यानी बीजू जनता दल पार्टी को 51 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें और सीपीआईएम को 1 सीट और अन्य को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। ओडिशा विधानसभा में 147 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 74 है। ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ के 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि मयूरभंज जिले में है और भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि केंद्रपाड़ा जिले में है। ओडिशा की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था या उत्कल के नाम से भी ओडिशा को जाना जाता था। बाद में इसका नाम ओडिशा किया गया। भारत की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है चिल्का झील, तो ये किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है और यह खारे पानी की झील है और यह एक लैगून झील है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है ओडिसी। तो भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है ओडिसी। अगर हम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो उसमें भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया हैं। इसके अलावा 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ को भी माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर यानी ओडिशा में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड और चेंचू। तो ये जनजातियां ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं। आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो किस जनजाति से संबंध रखती हैं? संथाल जनजाति से अपना संबंध रखती हैं। नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया था और कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। ओडिशा में कौन कौन सी नदी बहती है? तो महानदी, ब्रह्माणी और वैतरणी, तेल और इंद्रावती। तो ये सभी नदियां ओडिशा राज्य में बहती हैं। और जो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है ये मगरमच्छ के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। दोस्तों, ओडिशा के समुद्री तट पर एक विशेष प्रकार के कछुए पाए जाते हैं जो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। उनको कहा जाता है ऑलिव राइडली कछुए। तो ये कछुए ओडिशा के तट पर पाए जाते हैं और ये नवंबर दिसंबर में देखे जा सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बाली तृतीया ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा ओडिशा से रिलेटेड। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा
लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नीति आयोग के निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आशीष कुमार दास। तो आशीष कुमार दास को अभी हाल ही में नीति आयोग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। समीर बंसल की बात आई है तो यह अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक मेट लाइफ के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और आर शंकर रमन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। और आर लक्ष्मीकांत राव की बात करें तो ये RBI के एक कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो नीति आयोग के डायरेक्टर के रूप में आशीष कुमार दास का चयन किया गया है। वह 2008 बैच के भारतीय व्यापार सेवा के सेवा अधिकारी हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग में उप सचिव की नियुक्ति भी की गई है। तो अरविंद कुमार नीति आयोग में उप सचिव बनाए गए हैं, यानी डायरेक्टर बनाए गए हैं आशीष कुमार दास और उप सचिव बनाए गए हैं अरविंद कुमार। बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, यानी भारत सरकार के लिए प्लानिंग बनाने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग से पहले एक और आयोग था भारत में जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, लेकिन उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत नवाचार सूचकांक को कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? तो नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मानिकराव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघड़िया। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? विजया भारती सयानी। ये कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस बात की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। अच्छा, बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो अगर आपसे पूछा जाए अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। इस स्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी का प्रमाण मिला है, जिसके बाद से अब इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने की योजना बनाई जा रही है। आपको याद रखना है कि ये जो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। यह 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला हुआ है। 1998 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और आपको याद रखना है कि ये जो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। अच्छा, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य तो 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा, लेकिन इससे पहले कौन कौन से टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर रिजर्व के रूप में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये 4 अन्य टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। तो चलिए टाइगर रिजर्व से रिलेटेड सारी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 54 टाइगर रिजर्व हैं।
जो 54वां टाइगर रिजर्व बना है वो बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और 53वां टाइगर रिजर्व था उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, तो जो महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है, नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। और भारत में सबसे अधिक टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। तो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। भारत में 2018 में टाइगर की संख्या थी 2967 और 2022 में ये बढ़कर हो गई है 3682। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो नेपाल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी गई है। तो आने वाले समय में नेपाल भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। तो इसके लिए अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। भूटान में अभी हाल ही में भूटान टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अफगानिस्तान की बात करें तो अभी हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया था। तो उसमें सबसे निचले स्थान पर कौन था, अफगानिस्तान। और फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश था। और भारत 143 देशों की लिस्ट में 126वें स्थान पर रहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो नेपाल की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दे दी है। और इस समझौते को मंजूरी देने का उद्देश्य ये है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। वर्तमान में नेपाल में 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। तो इनके माध्यम से 68.38 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है नेपाल में। नेपाल की योजना 2035 तक 30,000 मेगावाट बिजली डेवलप करना है सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो इसके लिए ही वह सोलर अलायंस में शामिल हो रहा है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो दुनिया भर में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसमें मेंबर हैं 120 से अधिक। महानिदेशक हैं वर्तमान में अजय माथुर। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अनामिका वी राजीव। तो अनामिका वीर राजीव अभी हाल ही में नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। बात करते हैं यहाँ पर गीता बत्रा की। तो गीता बत्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। और प्रोफेसर नईमा खातून की बात करें तो यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति अभी हाल ही में बनाई गई हैं। और इदा सिसा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो सब लेफ्टिनेंट हैं अनामिका वी राजीव। तो उन्हें अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर पायलट की ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की गई है। इस प्रकार से अनामिका नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं।
अनामिका बी राजीव को गोल्डन विंग्स से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी नोट कर सकते हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1612 में। बाकी इसकी पुनर्स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मिशन है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना, यानी कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करने का काम किसका होता है? भारतीय नौसेना का। आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं अभी हाल ही में? DK त्रिपाठी, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डे है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों के द्वारा जो श्रम करवाया जाता है उसको रोका जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसके लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2002 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जा रहा है, यानी इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। 2024 की थीम आपको याद रखना है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। तो ये आप थीम नोट कर सकते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं गिलबर्ट हुंगबो और नोबेल शांति पुरस्कार 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रदान किया गया था और इसका प्रमुख कार्य होता है कामगारों यानी श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना। तो हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को ही वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस अभी हाल ही में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तो अभी हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और वह चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 1995 में, दूसरी बार 1999 में और तीसरी बार 2014 में चीफ मिनिस्टर बने थे। तो अब 2024 में ये जो उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। तो अभी जो विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे आंध्र प्रदेश में, उसमें NDA को 175 सीटों में से 164 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें से तेलुगु देशम पार्टी को 135 सीटें और पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना उसे 21 सीटें और बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो यही NDA गठबंधन है आंध्र प्रदेश में, तो इसको सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं। और जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, तो उनकी जो पार्टी है YSRCP, तो इसको केवल 11 सीटें हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है P श्याम निखिल की। तो यह भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और डोमाराजू गुकेश, जिन्हें D गुकेश के नाम से जाना जाता है, तो वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम आयु के चैलेंजर अभी हाल ही में बने हैं। और विदित गुजराती की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट को जीता है। तो नॉर्वे देश के हैं मैग्नस कार्लसन, तो उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट अभी अपने नाम किया है। और भारत के चेन्नई के रहने वाले हैं आर प्रज्ञानंद, तो वह तीसरे स्थान पर रहे हैं इसी टूर्नामेंट में। महिलाओं की बात करें तो महिला वर्ग में चीन की शतरंज खिलाड़ी हैं जू वेनजुन, तो उन्होंने इस खिताब को अभी अपने नाम किया है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। और 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है भारत की? आर वैशाली, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन भी हैं। फिडे कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट में चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के दावेदार कौन बने हैं? डी गुकेश। और फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं डी गुकेश, और पहले कौन है? विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउलोस क्लॉस चिल्मा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रैश हो जाने के कारण निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा मलावी। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मलावी, तो वहां के उपराष्ट्रपति थे साउलोस क्लॉस चिल्मा। तो उनका प्लेन क्रैश हो जाने के बाद निधन हो गया है। अभी हाल ही में ईरान में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। तो ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण निधन हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिल्मा और उनकी पत्नी और अन्य मेंबर इसमें शामिल थे। बात करें अगर हम मलावी की, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है मलावी, और राजधानी है लिलोंगबो, और राष्ट्रपति हैं लाजारस चकवेरा, और करेंसी है मलावी क्वाचा, और इस देश को पहले न्यासालैंड के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार एक विशेष प्रवासी भारतीय सेल स्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी भारतीय सेल स्थापित करने का फैसला लिया गया है। यानी कि हरियाणा के जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक NRI यानी प्रवासी भारतीय सेल स्थापित की जाएगी। तो ये पहल शुरू की गई है हरियाणा राज्य में, और इससे विदेशों में हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? हरियाणा। महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच कराने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है हरियाणा में। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना हरियाणा में शुरू की गई है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। और क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने जीता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाल ही में किस यूरोपीय देश की संसद को भंग कर दिया गया है? फ्रांस। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पूजा तोमर। किसके द्वारा प्रेरणा स्थल डेवलप किया जा रहा है? लोकसभा सचिवालय के द्वारा। NCLT ने एयर इंडिया और किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? विस्तारा। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर सबसे अधिक खर्च किया है? हरियाणा। मोटो GP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सेबी को। भारत के एक्सिम बैंक ने अपना प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला है? नैरोबी केन्या में। हेल ब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। और फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है पुरुषों में? कार्लोस अलकराज ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। जैसे अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 224 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। और मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।